कार्ल मार्क्स की इनकलाबी जिंदगी एक जहद मुसलसल। 1883 में जब लंदन में कार्ल मार्क्स की वफात हुई तो उसे लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उसकी बीवी के साथ दफन किया गया, जो 2 साल कबल वफात पा गई थी। इस मौका पर मार्क्स के करीबी साथी मौजूद थे, जिनमें उसका दरीना साथी, नजरियाती दोस्त और इनकलाबी फ्रेडरिक एंगल्स भी मौजूद था। उस मौका पर अपने मुख्तसर मगर जामे तारीखी खिताब का इख्तिताम करते हुए उसने कहा कि इसका नाम और काम सदियों तक जिंदा रहेगा। आज मार्क्स की पैदाइश को 2 सदियां बीत चुकी हैं। उसकी मशहूर ज़माना तसनीफ दास कैपिटल को 150 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी मार्क्स की शोहरत और अहमियत दुनिया भर में कम होने की बजाय तेज़ी से बढ़ रही है। जब एंगल्स ने ये तारीखी अल्फाज अदा किए थे, उस वक्त कोई भी शख्स यकीन से नहीं कह सकता था कि इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी कार्ल मार्क्स के नजरियात तरोताज़ा रहेंगे और दुनिया भर में उभरने वाली मेहनत कशों की तहरीकों की रहनुमाई करते रहेंगे। लेकिन आज ये वसूख से कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी भी फलसफी, मईशतदान, साइंसदान और इनकलाबी रहनुमा को इतनी मकबूलियत और पजीराई नहीं मिली जितनी कार्ल मार्क्स के हिस्से में आई। इस तमाम अरसे में मार्क्स के नजरियात को गलत साबित करने और उसकी ज़ात पर इल्ज़ामात लगाने की जितनी भी कोशिशें की गई हैं, इतनी तारीख में किसी नजरिए के साथ नहीं की गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यिक कुव्वतों और सरमायादाराना निज़ाम के रखवालों ने पूरी कुव्वत से उसके नजरियात को ना सिर्फ रद्द करने की कोशिश की, बल्कि उनके पास जितने वसाइल मौजूद थे, उनके पास जितने कासलेस दानिश्वर मौजूद थे, उन सब की खिदमात ली गई। हज़ारों किताबें लिखी गईं, लाखों मज़ामीन शाये किए गए और तमाम ने मार्क्स को गलत साबित करने की कोशिश की और तारीख से उसका नाम खुरचने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम तर हमलों के बावजूद मार्क्स का नाम और नजरिया पहले से ज़्यादा ताकत से उभर कर सामने आया और ना सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम के मुतालिक उसकी पेश गोइयाँ मुतादिद दफ़ा सच और साबित हुई और वाक़यात की कसौटी पर पूरी उतरी, बल्कि उसका तज्ज़िया और उसका बहरान का एक सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए हल का नजरिया भी आज पहले की निस्बत ज्यादा दुरुस्त है। इसी तरह तारीख और फलसफे से लेकर रियासत और समाज के मुतालिक उसके नजरियात आज भी इंसानी तहजीब के सबसे जदीद और सबसे दुरुस्त नजरियात हैं। हुक्मरान तबकात के दुश्मन और मजदूर दोस्त नजरियात को अवाम की वसी अक्सरियत से दूर रखने के लिए दुनिया भर के हुक्मरानों ने झूठे और बेबुनियाद नजरियात का पूरी कुव्वत के साथ प्रचार किया और तरह तरह की लफाजी का इस्तेमाल करते हुए माजी के बोसीदा नजरियात को नए रंगो रोगन करके पेश करने की कोशिश की। लेकिन ऐसी हर काविश ने ना तो समाज का दुरुस्त तज्जिया करने के काबिल हुई और ना ही किसी अहम वाक़ये की पेश गोई करते हुए उसका हल बता सके। खासतौर पर सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यिक कुव्वतों ने झूठा वावेला किया कि सोशलिज्म नाकाम हो चुके हैं और मार्क्स के नजरियात गलत साबित हो चुके हैं। इस झूठ का भी ऐलान किया गया कि तबकाती कशमकश हमेशा के लिए दफन हो गई है और अब रहती दुनिया तक सरमायादाराना निज़ाम ही कायम रहेगा। इंसानी तारीख का मुतालिया किया जाए तो ऐसे बहुत से ऐलानात सुनने को मिलते हैं जो आज तारीख की रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन चुके हैं। सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद भी सरमायादाराना निज़ाम के रखवालों ने यही काम किया। इस तमाम सूरत हाल में कम्युनिस्ट तहरीक के बहुत से कारकुन भी मायूस हो गए और पूरी दुनिया में मजदूर तहरीक और बाएं बाजू की सियासत को पिसपाई का सामना करना पड़ा। गो के इस दौरान वेनेजुएला समेत कुछ ममालिक में इनकलाबी तहरीकें जिंदा थी और बाएं बाजू की सियासत अवाम में मकबूल थी, लेकिन अमूमी तौर पर दाएं बाजू के नजरियात हावी रहे। खुद को मार्क्सी कहलवाने वाले नामनिहाद दानिश्वर भी तारीख के खात्मे के गलीज प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए और इनकलाबात को माजी का किस्सा करार दे दिया। लेकिन 2008 के आलमी माशी बहरान ने एक दफ़ा फिर सरमायादाराना निज़ाम के तमाम तर दानिश्वरों, मईशतदानों, समाजी तज्जिया निगारों और अवार्ड याफ्ता प्रोफेसरों की कलई खोल के रखती और मार्क्स की तसानीफ फिर यूरोप में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में शामिल होंगी। अरब इनकलाबात, अकोपाई वॉल स्ट्रीट और दीगर ऐसी तहरीकों ने फिर वक्त का धारा बाएं बाजू की सियासत की जानिब मोड़ दिया और सोशलिज्म इंटरनेट पर तलाश किए जाने वाले अल्फाज में पहले नंबर पर आ गया। आज भी मार्क्सिज्म के बदतरीन नजरियाती दुश्मन आलमी मईशत को समझने और समझाने के लिए मार्क्स ही की तहरीरों का हवाला देते हैं, लेकिन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके पेश किए गए हल को तस्लीम नहीं करते। जहां मार्क्स के नजरियाती और सियासी दुश्मनों की एक ना खत्म होने वाली फहरिस्त है, वहां दुनिया भर में ऐसे अफराद की भी कोई कमी नहीं जो खुद को मार्क्सी कहलवाते हैं, लेकिन उनके नजरियात मार्क्सिज्म से मुनाफी हैं। इनमें से बहुत से अफराद मार्क्स की किसी भी तसनीफ का मुताला किए बगैर उस पर माहिराना अंदाज में रायज़ा नहीं करते हैं, बल्कि उसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरामीम भी तजवीज़ करते रहते हैं। भेड़ की खाल में छुपे इन भेड़ियों का असल मकसद भी मेहनत कशों को मार्क्स के नजरियात के खिलाफ वर्गलाना और उन्हें तारीख के खात्मे के सरमायादाराना और गलत नजरिए पर यकीन दिलवाना होता है। मार्क्सिज्म के बुनियादी नजरियात को समझने से आ रही ये अफराद अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आज के अहद में इनकलाबात नहीं आ सकते और मार्क्सिज्म को दुरुस्त करने की जरूरत है। सरमायादारों के इन दलालों का हकीकी मकसद मजदूर तहरीक से गद्दारी करके किसी अहम रियासती ओहदे का हुसूल या किसी दूसरे तरीके से माल और दौलत और समाजी रुतबे का हुसूल होता है।
मार्क्स के नजरियात पर हमलों के साथ साथ खुद को मार्क्सी कहलवाने वाले बेशुमार लोग मार्क्स की शख्सियत को भी इंतहाई भोंडे अंदाज में पेश करते हैं। जहां मार्क्स की जाती जिंदगी पर दाएं बाजू की जानिब से गलीज हमले किए जा रहे हैं और झूठ के अंबार लगाए गए हैं, वहां स्टालिन ने इस तरीकेकार के तहत मार्क्स को एक रूहानी पेशवा जैसा दर्जा देने की भी कोशिश की गई। मार्क्स की शख्सियत और उसके साइंसी नजरियात को दुनिया भर में मकबूलियत और पजीराई दिलवाने में 1917 के इनकलाबी रूस ने कलीदी किरदार अदा किया था। लेनिन और ट्रॉट्स्की की क़यादत में होने वाली इस अजीम इनकलाब की बुनियाद मार्क्स के नजरियात ही थे और इनकलाब की क़यादत करने वाली बोल्शेविक पार्टी की बुनियाद भी मार्क्सिज्म की इनकलाबी नजरियात पर ही रखी गई। लेकिन लेनिन की वफात के बाद स्टालिन ने ज़वाल पजीरी के तहत इस इनकलाब को मसख किया गया और सोवियत यूनियन की मजदूर रियासत पर एक ब्यूरोक्रेसी मुसल्लत हो गई जिसकी क़यादत स्टालिन कर रहा था। इस दौरान मार्क्सिज्म के बुनियादी असूलों से इनहराफ करते हुए जहां एक मुल्क में सोशलिज्म और महिला वारियत के गलत नजरियात को परवान चढ़ाया गया, वहां इन गद्दारियों पर मार्क्सिज्म का गिलाफ चढ़ाकर मार्क्स और उसके नजरियात पर सबसे बड़ा हमला किया गया। सोवियत ब्यूरोक्रेसी की हाकमियत बरकरार रखने के लिए दीगर इकदामात के साथ साथ स्टालिन की शख्सियत के गुब्बारे में भी गैर मामूली हवा भरी गई और शख्सियत परस्ती को प्रोपेगेंडा का लाजमी जुज़्व बना दिया गया। इसी दौरान मार्क्स, एंगल्स और लेनिन जैसे अजीम शख्सियात को भी अवाम के सामने इंतहाई गलत अंदाज में पेश करते हुए उन्हें करिश्माती और गैर हकीकी किरदारों में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद मेहनत कश उनसे मुतासिर होने की बजाय दूर होते चले गए। ऐसे हीरोनुमा जाली किरदारों से मजदूरों और किसानों को वक्ती तौर पर मरूब तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इनकलाबी जिद्दोजहद करने पर आमादा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज मार्क्स की जिंदगी और नजरियात पर लिखने के लिए जरूरी है कि खुद मार्क्स के ही दरियाफ्त करदा तारीखी मादियत के नजरिए को बरोकार लाया जाए। यही वो जदीद तरीक़ेकार है जिससे ना सिर्फ इंसानी समाज की तारीख को दुरुस्त अंदाज में समझा जा सकता है, बल्कि माजी की अजीम शख्सियात का हकीकी किरदार भी दुरुस्त तौर पर मंजर आम पर लाया जा सकता है। मार्क्सिज्म जहां इंसानी समाज के हजारों साल पर मुहीत तरक्की के इस सफर में मेहनत कशों के किरदार और तबकाती कशमकश की कलीदी हैसियत को बुनियाद बनाता है, वहीं तारीख में फर्द के किरदार को भी फरामोश नहीं करता, बल्कि मार्क्सी नजरियात के मुताबिक फर्द का समाज के साथ एक जदलियाती ताल्लुक उस्तवार होता है। यह बाहिमी ताल्लुक मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजरता है और एक जानिब फर्द पर गहरे असरात मुरतब करते हुए उसे तब्दील करता है, जबकि दूसरी जानिब इसी अमल में अफराद का मुनज़्ज़म किरदार समाज पर अपने असरात मुरतब करते हुए उसे तब्दील करता है। लेकिन अहम तारीखी लम्हात और मखसूस मराहिल में बाज़ अफराद इनफरादी हैसियत में फैसला कुन किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। मार्क्स ने भी इंसानी तारीख के एक अहम मरले पर अपनी जहानत, इनकलाबी जोश जज्बे, साबित कदमी और रियाकारी और मफाद परस्ती से पाक जिदोजहद के जरिए ऐसा ही तारीखी किरदार अदा किया था। खुद मार्क्स के ही अल्फाज हैं कि इंसान अपनी तारीख खुद बनाते हैं, गो कि जिन हालात में वो ऐसा करते हैं उनका इंतखाब वो खुद नहीं करते। अगर हम इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें तो कार्ल मार्क्स की पैदाइश 5 मई 1818 को जर्मनी के एक कस्बे ट्रायर में हुई। उस वक्त जर्मनी यूरोप के पसमानदा हिस्सों में शुमार होता था, जबकि बरतानिया और फ्रांस यूरोप समेत पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे। उस वक्त का जर्मनी इनकलाबे फ्रांस और उसके बाद के वाक़यात के ज़ेर असर था और सरमायादारी यहाँ अपने इब्तदाई मराहिल में थी। दरहकीकत उस वक्त का जर्मनी मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम था, जहाँ जागीरदाराना तर्ज पैदावार और मुतलकुल इनान तर्ज हुक्मरानी का राज था। मार्क्स जिस कस्बे में पैदा हुआ वो उस वक्त प्रूशिया की बादशाहत का हिस्सा था। मार्क्स का वालिद वकालत के पेशे से मुंसलिक था और इसी बायस वो दरमियाने तबके की एक मूल जिंदगी गुजार रहा था। इब्तदाई 12 साल मार्क्स की तालीम उसके वालिद के ज़ेर साया घर पर ही हुई, जिसके बाद उसे एक मकामी हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। 1835 में 17 साल की उम्र में मार्क्स को बॉन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां वो फलसफे और अदब की तालीम हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो कानून की तालीम हासिल करे। 1 साल तक यहाँ तालीम हासिल करने के बाद मार्क्स को बर्लिन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। बर्लिन जाने से पहले कुछ अरसा मार्क्स अपने आबाई कस्बे ट्रायर में रहा, जहां उसकी अपने मुस्तकबिल की शरीक हयात जेनी के साथ मोहब्बत का आगाज़ हुआ। जेनी का ताल्लुक प्रूशिया के शाही खानदान से था, इसीलिए उनकी मोहब्बत में समाज की दीवारें हायल हो गई। जेनी मार्क्स के लिए सब कुछ ठुकराने को तैयार थी और मार्क्स भी जेनी की मोहब्बत में शायरी पर तबासमाई करने लगा था। इस दौरान उसने जेनी के वालिद और भाई से दोस्ताना ताल्लुक उस्तवार किया और उन्हें इस शादी के लिए कायल किया। उन दोनों की शादी 7 साल बाद 1843 में हुई, जिसके बाद दोनों जिंदगी भर इंतहाई मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ रहे। जेनी वफाशार बीवी और मार्क्स की जिंदगी भर की जिद्दोजहद में उसके साथ रही। दौलतमंद खानदान में पलने के बावजूद उसने मार्क्स के साथ इंतहाई गुर्बत और कस्मा पुरसी की हालत में भी अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन कभी इसका शिकवा नहीं किया। जेनी और मार्क्स का रिश्ता भी दुनिया मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों में से एक है। अगर नौजवानी के अरसे और हेगल के साथ मार्क्स के ताल्लुक की बात की जाए तो अक्टूबर 1836 में मार्क्स बर्लिन पहुंचा। उस वक्त बर्लिन यूनिवर्सिटी समेत पूरा जर्मनी हेगल के शहर में गिरफ्तार था। हेगल उसी यूनिवर्सिटी में फलसफे का उस्ताद रहा था। 1818 से लेकर 1830 तक हेगल ने इसी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ बड़ी तादाद में तलबा को फलसफे की तालीम दी थी, बल्कि अपनी बहुत सी अहम तसानीफ भी शाये करवाई थी।
1831 में अपनी वफात से 1 साल कबल वो बतौर रेक्टर यहाँ से रिटायर हुआ था। मार्क्स जब बर्लिन पहुंचा तो उस वक्त हेगल का फलसफा ना सिर्फ हर जानिब ज़ेर बहस था बल्कि इसे मुकम्मल रियासती आशीर्वाद भी हासिल थी। नौजवान मार्क्स भी हेगल के फलसफे से मुतासिर हुआ और वक्त के साथ साथ उसकी दिलचस्पी में इजाफा होता गया। 1837 में वो यंग हेगलियंस नामी एक ग्रुप का हिस्सा बन गया। इस ग्रुप का रूह रवां ब्रूनो बायर था, जबकि एडोल्फ रेटनबर्ग भी इसका अहम किरदार रहा था। मार्क्स जब इस ग्रुप का हिस्सा बना तो अपनी कम उम्री के बावजूद अपनी जहानत के बायस इस ग्रुप का रूह रवां बन गया। यह ग्रुप बाएं जानिब से हेगल के फलसफे पर तनकीद कर रहा था और हेगल के फलसफियाना निज़ाम को उसके जदलियाती तरीक़ेकार के जरिए निशाना बना रहा था। इस दौरान मार्क्स ने फलसफे पर अपना पीएचडी का थीसिस भी मुकम्मल किया और इसे जीना यूनिवर्सिटी में जमा करवा दिया, जहां उसे डिग्री जारी की गई। 1842 में मार्क्स ने ब्रूनो बायर और र्यूग के साथ मिलकर एक नए अखबार रिहाइनलैंड न्यूज़ की इशाअत में हिस्सा लेना शुरू किया और जल्द इसका एडिटर बन गया। इस अखबार को अपनी सख्त तनकीद के बायस आगाज से ही हुक्मरानों के अताब का निशाना बनना पड़ा और सेंसर की जानिब से उसकी सख्त निगरानी की गई, लेकिन इसके बावजूद अखबार ने अपना तनकीदी अंदाज तर्क नहीं किया, जिसके बायस 1843 में ही इसे बंद कर दिया गया था। रिहाइनलैंड न्यूज़ के काम के दौरान जहां मार्क्स को पहली दफ़ा रोज़मर्रा के सियासी मसाइल पर बहसें करने का मौका मिला, वहीं उसने इन मसाइल को भी अहमियत देना शुरू कर दी। दीगर फ़लसफ़े इन्हें गैर अहम और गैर ज़रूरी करार देकर तजरीदी गुफ्तगू में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, लेकिन मार्क्स ने हेगल के नुक्ता नज़र को ही आगे बढ़ाते हुए रियासत और सियासत के मुतालिक अपने नज़रियात की तश्कील का आगाज़ किया। इस दौरान उसने हेगल के रियासत और कानून के मुतालिक नजरियात पर तनकीद लिखने का भी आगाज़ किया। उस वक्त के जर्मनी में जागीरदाराना निज़ाम की बाकियात दम तोड़ रही थी, जबकि सरमायादाराना रिश्ते उस्तवार हो रहे थे। ऐसे में निजी मलकियत का तस्वुर एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा था। इसी हवाले से यह तब्दीली इंतहाई ठोस अंदाज में अदालती मुकदमात में भी अपना इजहार कर रही थी, जहाँ तकरीबन निस्फ मुकदमात जंगल से लकड़ी चोरी, नाजायज़ तजावुज़ात और निजी मलकियत के मुतालिक ऐसे ही मसाइल पर थे। रिहाइनलैंड न्यूज़ में ऐसे मुकदमात के मुतालिक मज़ामीन शाये होते थे जहां मार्क्स खालिस फ़लसफ़ियाना तरीक़ेकार से इन रोज़मर्रा के मसाइल पर अपना मौक़िफ़ रखता था। इस दौरान नौजवान हेगलियाई ग्रुप के दीगर अफराद से मार्क्स के नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी उभर कर सामने आए, जिनमें ब्रूनो बायर भी शामिल था। इन नज़रियाती बहसों ने मार्क्स को हेगल के फ़लसफ़े पर अपना दुरुस्त मौक़िफ़ उस्तवार करने का मौका फराहम किया और उसने हेगल के फ़लसफ़े पर अपने तनकीद को मुनज़्ज़म अंदाज में लिखने का इरादा किया। फ़लसफ़े की ये बहसें सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि यूरोप और आलमी सतह पर इंसानी फ़िक्र के हवाले से कलीदी हैसियत की हामिल है। कदीम यूनान में अरस्तु की शक्ल में फ़लसफ़ा अपने नुक्ता उरूज को पहुंच चुका था। उसके 2000 साल बाद तक फ़लसफ़े के हवाले से अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। गो के अरस्तु के बाद आने वाले कदीम यूनान के फ़लसफ़ियों ने अहम इजाफे किए, जबकि यूरोप में 15वीं सदी के बाद निशात सानिया में फ़लसफ़े के आया का आगाज़ हुआ और मादियत परस्ती से तजर्बियत तक बहुत से नए रुझानात उभर कर सामने आए। लेकिन बरतानिया और फ्रांस के जदीद समाजों के बरक्स हैरानकुन तौर पर जर्मनी में ही दोबारा फ़लसफ़ा अपने नुक्ता उरूज को पहुंचा। 18वीं सदी में कांट ने अरस्तु की मंतक को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि इनकलाब फ्रांस की फ़लसफ़ियाना बुनियादें भी फराहम की। इस इनकलाब ने जहाँ पुराने जागीरदाराना समाज समेत तमाम पुरानी दुनिया का खात्मा किया, वहाँ अदब, मौसीकी, सियासत और सकाफत समेत हर शोबे में नई दुनिया का आगाज़ भी किया। फ़लसफ़े में इसकी महराज हेगल का फ़लसफ़ा था। यह फ़लसफ़ा इनकलाब फ्रांस का नतीजा और सरमायादाराना समाज की महराज था। जदलियाती तरीक़ेकार की दरियाफ्त के बायस यह फ़लसफ़ा समाज और तारीख़ की हरकत को दुरुस्त तौर पर बयान करने की अहलियत रखता था। इसी तरह ख्याल और शय के ताल्लुक़ को भी जदलियाती बुनियादों पर इस्तवार करते हुए इसने कांट के शय फ़िज़ात को ना जाने जा सकने के नतीजे को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन इस जदलियाती तरीक़ेकार की तमाम तर खूबियाँ हेगल के ख्याल प्रस्ताना निज़ाम और इंतहाई सकील अंदाज में बयान किए जाने के सबब दबी हुई थीं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एक आला दिमाग की ज़रूरत थी। नौजवान हेगलियाई दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ थे कि उन्होंने हेगल की अंधी तकलीद करने की बजाय उस पर तनकीद का आगाज़ किया, जिसके लिए इनकलाबी जुर्रत की ज़रूरत थी। लेकिन इस तनकीद के लिए भी उन्होंने माजी के किसी फ़लसफ़े की बजाय हेगल के जदलियाती तरीक़ेकार को ही बुनियाद बनाया, जो खुद इस ग्रुप के इंतहाई दुरुस्त तरीक़ेकार और आगे की जानिब कदम की निशानदेही करता है। इस ग्रुप के कायद ब्रूनो बायर की स्ट्रॉस से नज़रियाती बहसें इस अरसे में तवज्जो का मरकज़ थी। स्ट्रॉस ने हेगल के मज़हब के बारे में ख्यालात पर तनकीद की थी और यह ऐलान किया था कि मजहबी किस्सों को भी इस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाना चाहिए जिस तरह किसी भी दूसरे तारीखी या समाजी अमल को बनाया जाता है। इन नजरियाती बहसों में ब्रूनो बायर स्ट्रॉस पर तनकीद करता उससे कहीं आगे निकल गया और ईसाई मजहब के माखज़ पर तनकीद करते हुए उसे गलत साबित किया। लेकिन इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जुर्रत का मुजाहरा फ्योरबाख ने किया, जिसने हेगल के पूरे निज़ाम को ही दरहम भरम करके रख दिया। उसने हेगल के एब्सोल्यूट आइडिया के नज़रिए को मुकम्मल तौर पर गलत और मजहबी करार देते हुए उसे सख्ती से मुस्तरद किया
और इसी के साथ साथ एंगल्स ने बहुत अरसे बाद अपनी अहम तहरीर लुडविग फ्योरबाख और क्लासिकी जर्मन फलसफे के खात्मे में लिखा था कि फ्योरबाख की तहरीर का हम पर एक इंतहाई खुशगवार असर हुआ था और ऐसा लगता था कि हमें आज़ादी मिली है। जोश और जज्बा अवामी था और हम फौरी तौर पर फ्योरबाख के पैरोकार बन चुके थे। फ्योरबाख के फलसफे ने एनियत परस्ती की बजाय मादियत पसंदी को दोबारा तख्त पर लाकर बिठाया और फलसफे में एक नई बहस का आगाज कर दिया। लेकिन फ्योरबाख का फलसफा इससे आगे नहीं बढ़ सका और रियासत, सियासत और तारीख के अहम सवालों का जवाब देने की बजाय लफाजी में उतर गया। मार्क्स ने फ्योरबाख के साथ बहसों में उसे इस जानिब माइल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी ना मिल सकी और इससे आगे का सफर मार्क्स को खुद ही तय करना था।